बॉन्ड क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? यस सर। सर क्या होता है? बॉन्ड, सर बॉन्ड कहने का मतलब होता है ना सर कि जैसे कि सर अधेशन अच्छा। बिटवीन कंक्रीट और स्टील का व्हिच हाँ रेजिस्ट एट द बिल्कुल बिल्कुल। स्लीपिंग कंडीशन में सर बार फ्रॉम हाँ कंप्लीट। बिल्कुल। है ना। देखिए, इससे पहले शेयर करा चुके हैं, वहां तो कोई इश्यू नहीं है। नो सर। शेयर डिजाइनिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर। चलिए, नहीं सर, बॉन्ड का, शेयर में हाँ, प्रॉब्लम। बॉन्ड का क्या मतलब हुआ? बॉन्ड मतलब हुआ कि वैसे तो इन जनरल बॉन्ड की बात करें, क्या कहेंगे? एक दूसरे से अटैचमेंट, वही बॉन्ड हुआ। लेकिन अगर हम कंक्रीट के टर्म में बॉन्ड की स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि आरसीसी में बॉन्ड क्या है, कि कंक्रीट और स्टील के बीच में जो एडेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसको रजिस्ट करने के लिए जो 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 भी फोर्स लग रहा है उसको रजिस्ट करने के लिए जो एडेसिव फोर्स है वो क्या कहलाएगा? बॉन्ड कहलाएगा। द टर्म बॉन्ड रेफर्स टू द एडेशन बिटवीन द कंक्रीट एंड स्टील विच रजिस्ट द स्लिपिंग ऑफ स्टील। आपको नहीं लगता कि अगर बेंडिंग होगी किसी भी बीम में, अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सपोज करिए वो डिफ्लेक्शन आता है, उसके अंदर बेंड होती है, तो अगर बेंड होगी तो जो टेंशन जोन में स्टील है और जो कंक्रीट है उनके बीच में स्लिपिंग होगी? बोलिए। यस यस सर, सर। होगी। है ना। तो जो स्लिपिंग है उसको रजिस्ट करने के लिए जो फोर्स डेवलप हो रहा है एट द सरफेस ऑफ स्टील और कंक्रीट, वो क्या कहलाएगा? बॉन्ड। बॉन्ड वही बॉन्ड कहलाएगा सर। कहलाएगा, वही बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया बॉन्ड क्या है। ठीक है। और बॉन्ड स्ट्रेस क्या है? बॉन्ड स्ट्रेस इज डेवलप्ड टू रजिस्ट द स्लिपिंग ऑफ स्टील बार फ्रॉम कंक्रीट ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ बीम ड्यू टू डिफरेंस ऑफ मोमेंट। अगर बेंडिंग हो रही होगी तो डिफरेंशियल मोमेंट ही हो रहा होगा, एक एंड पे एम मोमेंट होगा तो दूसरे पे कुछ और होगा, तो उनकी वजह से अनबैलेंस्ड मोमेंट जो होगा उसकी वजह से बेंडिंग होगी। और अगर बेंडिंग होगी तो आपको नहीं लगता है कि एक दूसरे से स्लिप करने की कोशिश करेंगे? और स्लिप तो करता नहीं है ना। और अगर स्लिप नहीं कर रहा है तो किसकी वजह से नहीं कर रहा है? बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेस की वजह से। बॉन्ड स्ट्रेस की वजह से वो नहीं स्लिप कर रहा है। अगर बॉन्ड स्ट्रेस जो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस है कंक्रीट और स्टील के बीच की, अगर कैलकुलेटेड बॉन्ड स्ट्रेस सपोज करिए परमिसिबल से ज्यादा आ जाए, तो फिर क्या कहा जाएगा? स्ट्रक्चर तो फेल कर जाएगा बॉन्ड में। हाँ, उस केस में स्लिप कर यस जाएगा सर। सर। हाँ, उस केस में स्लिपिंग हो जाएगी और हमारा एम है उस स्लिपिंग को रोकना। तो रोकने के लिए जितनी स्ट्रेसेस उसकी सरफेस पे जनरेट हो रही हैं, दैट आर नोन एज बॉन्ड स्ट्रेस। ओके, बोलिए। ठीक है। यस सर। यस हाँ सर। यस सर। हाँ, ये है परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस। पर अब परमिसिबल की तो बात देखिए ऐसी है कि ये चीज हमें कौन बताएगा? परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस हमें कौन बता सकता है? आईएस कोड हाँ, बताएगा सर। ये तो आईएस आईएस कोड कोड ही सर। बता सकता है। ठीक है। तो आईएस कोड में पेज नंबर 43 पर देखिए क्लॉज नंबर 26.2.1.1 आपको मिला? हाँ सर, मिला। तो उसमें बॉन्ड स्ट्रेस की एक टेबल दे रखी है। हाँ सर, दिया हुआ है। यस सर, दी हुई है। ये सर ठीक है। दिया हुआ। हाँ, तो क्या क्या मतलब ये टेबल है, M20 अगर कंक्रीट होगा तो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस कितना होगा? 1.2 1.2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। न्यूटन स्ट्रेस है तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब देखिए नीचे कुछ पॉइंट्स हैं। द अबव टेबल इज फॉर माइल्ड स्टील बार्स इन टेंशन। ये टेबल किसके लिए है? माइल्ड स्टील टेंशन में। माइल्ड स्टील माइल्ड स्टील बार्स के बार लिए जब टेंशन टेंशन। में हो। हाँ, टेंशन में हो। और फॉर HYST बार्स इन टेंशन इंक्रीज द अबव वैल्यू बाय 60%। क्या मतलब है? HYSD बार रहेगा तो 60% बढ़ा के लेंगे सर। यानी 1.2 की जगह कितनी इस्तेमाल करेंगे? 1.2 इंटू 1.6, हाँ सर। यही वैल्यू तो इस्तेमाल करेंगे। और कब? जब टेंशन में होगा। और अगर कंप्रेशन में होगा तो कितनी वैल्यू इंक्रीज करेंगे? 25% सर। 25%। बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ रहे हैं। ये लाइंस कोड में भी लिखी हुई है, आप देखिए वहां पर मेंशन्ड है कि ये वैल्यूज इंक्रीज करती हैं। ठीक है। ये सर लिखा हुआ। हाँ, तो एक एक क्वेश्चन देखिए। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें दो 25 mm डायामीटर की बार्स टेंशन रीइंफोर्समेंट की तरह इस्तेमाल की जा रही हैं। द साइज ऑफ बीम इज 300 and 500। द बीम इज सब्जेक्टेड टू अ टोटल लोड ऑफ 30 kilonewton per meter inclusive of its cell weight over a span of 6 meter. Check for bond M20 and Fe415 grades are used। तो बॉन्ड के लिए चेक करना है वेदर इट इज सफिशियंट और नॉट। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? बॉन्ड
सबसे पहले टाउ बी डी कैलकुलेटेड पता करना है, बोलिए। यस सर। कैलकुलेटेड बॉन्ड स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है VU अपॉन सिग्मा ओ JD। ठीक है, चलिए बात करते हैं VU क्या है। VU क्या होता है? मैक्सिमम शियर फोर्स। फैक्टर्स। हाँ, मैक्सिमम फैक्टर्ड शियर फोर्स। ओके, बड़ी जल्दी याद आ गई। अच्छा, आप लोगों का ऑफलाइन टेस्ट होगा अगले वीक मेरे सब्जेक्ट का, तो तैयारी कर लो। एक डेवलपमेंट कॉलम, वो शेयर का मान लो, एक कॉलम का मान लो, और एक फुटिंग हो जाएगी जब तक, अगर हो गई तो। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए, और 2 घंटे में 5 क्वेश्चन सफिशिएंट है। मल्टीपल रहेगा? नहीं, मल्टीपल कुछ नहीं रहेगा। दो सेमेस्टर से आपने मल्टीपल का ही मजा लिया है ना? मल्टीपल, ठीक है, 8 में से 5 करने रहेंगे आप। हाँ सर ठीक ठीक है सर। ठीक है सर। चलिए बढ़िया, तैयारी करिए सारे टॉपिक्स की। ठीक है, कॉलम भी आएगा। ठीक है, कॉलम तो पढ़ेंगे तब। WUL/2 होगा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, यस सर। यस और सर। 30 किलो न्यूटन पर मीटर का UDL दे रखा है, तो फैक्टर्ड अगर वो करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, और 6 मीटर स्पैन दे रखा है डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से VU की वैल्यू 135 किलो न्यूटन आती है। ठीक है, तो टाउ BD कैलकुलेटेड कितना आएगा? VU इज इक्वल टू सिग्मा ओ JD। अब यहाँ सिग्मा ओ क्या होता है एक बार देख लीजिए। सिग्मा ओ क्या है? जो बार्स हैं उनकी पेरीफेरी, बार कैसी होती है, कैसा क्रॉस सेक्शन होता है उसका? सर्कुलर सर। हाँ, तो पेरीफेरी उसकी कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। 2 पाई आर। 2 पाई आर, या पाई 5 बोल सकते हैं, पाई अगर डायमीटर है तो हाँ, पाई बोल सकते हैं सर। पाई 5 बोल सकते हैं ना। और अगर n नंबर ऑफ बार्स हैं टेंशन रिइंफोर्समेंट में, भैया एक तो होगी नहीं अकेली, 3-4 होंगी, 2 होंगी, जो भी होंगी, तो n पाई 5 बोल सकते हैं। यस सर। सिग्मा ओ इसीलिए डिनोट किया हुआ है, ओ नहीं है वो, एक्चुअली क्रॉस सेक्शनल स्क्वायर, मतलब जो आपका सर्कुलर डायमीटर है जो उसी सेक्शन को बना रखा है। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है? सबका एडिशन है ना। हाँ, जो भी क्रॉस सेक्शन है उनकी टोटल लेंथ का समेशन होता है वो। तो सिग्मा ओ JD, जे क्या होता है? 1 - 0.42 K। और K तो हमें पता ही है कितना होता है, अलग अलग ग्रेड। माइल्ड स्टील के लिए 0.53, और Fe415 के लिए आपका 0.48 हाँ सर। है ना। तो वो रखेंगे वैल्यू, वहां से J आ जाएगा, और D आपको पता ही है, D क्या होता है? इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, तो यहाँ से हाँ, तो टाउ BD आ जाएगा। टाउ BD देखिए 135 किलो न्यूटन का शियर फोर्स है, मतलब 10⁻3, 135 × 10⁻3 डिवाइडेड बाई सिग्मा ओ। अब सिग्मा ओ देखिए n पाई 5, और n कितना है यहाँ पर, कितनी नंबर ऑफ बार्स इस्तेमाल कर रखी है? देखिए 2 बार 25 mm डायमीटर्स की, तो n पाई 5 यानी 2 पाई 25 हो गया। तो ये, और जे की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, 0.8 आई है लगभग। और डी की वैल्यू देखिए, ओवरऑल डेप्थ क्वेश्चन में दे रखी है, कुछ मेंशन नहीं है, तो हम उसे ओवरऑल ही मान के चलेंगे। देखिए 500 mm ओवरऑल दे रखी है, तो हमने इफेक्टिव कवर सपोज कर लिया, कुछ भी एज्यूम कर लिया, लेट अस सपोज इट इज 50 mm, तो 450 mm हो गया। तो आपके पास बी आ गया। आप इस फॉर्मूला में रख देंगे तो क्या आ जाएगा? टाउ BD आ जाएगा। यस सर। अगर टाउ, हाँ, तो टाउ BD आ गया अगर, तो टाउ BD परमिसिबल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर, कंडीशन हाँ सर, परमिसिबल कंडीशन देखते हुए कितना है, M20 कंक्रीट है कि नहीं है? यस सर। और M20 के लिए टाउ BD कितना है? हाँ सर, M20 कंक्रीट है 1.2। और टेंशन बार से, टेंशन बार से, हाँ, तो 60% के लिए है ये। तो देख लीजिए 60%, देखिए 60% इंक्रीज भी किया हुआ है, 1.2 × 1.6। 60% का क्या मतलब हुआ? इंक्रीज, 60% इंक्रीज मतलब 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है सर। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा, चलिए, तो 1.6 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाए 1.92 न्यूटन पर mm²। अब क्या कंडीशन आई है कि जो कैलकुलेटेड बॉन्ड स्ट्रेस है वो क्या आई है? परमिसिबल से ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? बॉन्ड में फेल हो जाएगा। हाँ, स्लिपिंग एक्शन हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा, है ना। तो रिइंफोर्समेंट जो है वो कंक्रीट को छोड़ देगी। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम क्या कर सकते हैं बताइए? परमिसिबल को बढ़ा दें क्या? वो तो फिक्स है सर। वो फिक्स है, वो तो IS कोड ने डिसाइड कर रखी है
तो वो आप वो है फिक्स, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया जा सकता है बताइए? बार के पेरीफेरी को बढ़ा दिया जाए। बार की पेरीफेरी को बढ़ा दिया जाए। कैसे बढ़ाएंगे? नंबर ऑफ बार्स बढ़ाएंगे सर। हाँ, नंबर ऑफ बार्स। क्या करते हैं, एक बार बड़े डाया की इस्तेमाल करने की बजाय अगर हम छोटे छोटे डाया की ज्यादा बार इस्तेमाल करें तो फिर हो सकता है कि सिग्मा वो बढ़ जाए। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। बढ़ेगा सर। है ना? देख लीजिए, एक बार देख भी लेते हैं। देखिए क्या किया है, कैलकुलेटेड बॉन्ड स्ट्रेस शुड बी लेस देन परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, हेंस टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड बॉन्ड स्ट्रेस बार ऑफ स्मॉलर डाया आर प्रेफर्ड। क्या करते हैं हम, एक बार बड़े डाया की इस्तेमाल करने से बेहतर है कि हम बॉन्ड में सेफ्टी के लिए क्या करें, छोटे डाया की ज्यादा बार्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। देखिए, दो 25 mm की जो डाया की बार है उनका टोटल एरिया कितना निकल के आया, 981.75 mm²। बोलिए, ये ठीक है? यस सर। अब अगर मैं 25 mm की जगह 16 mm डाया की बार इस्तेमाल करूं, लेट अस सपोज, तो फिर क्या होगा? नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट कर लेते हैं, इतने एरिया में कितनी बनेगी? बोलिए। यस सर। तो मैंने क्या कैलकुलेट किया, तो 4.88 बार्स आ रही हैं। तो कितनी यूज कर सकते हैं? 5 बार। 5 बार्स। हाँ, अब अगर 5 बार से टाउ बी डी कैलकुलेटेड आप पता करोगे तो यहाँ क्या n पाई 5 की जगह 2 पाई 5 हो रहा था, अब यहाँ 5 इंटू पाई इंटू 16 हो गया। बाकी सब डेटा सेम ही है। तो बताइए ये टाउ बी डी कैलकुलेटेड कितना आ गया? 1.49 और परमिसिबल कितना था? 1.92 था। इसका मतलब क्या है, अब सेफ हो गया कि नहीं हो गया बॉन्ड में? हाँ, सेफ हो गया सर। यस सर, सेफ। बताइए, समझ में आया? समझ Yes, में तो आया sir. सर, लेकिन सर क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं सर। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था तो आप क्या कर सकते हैं। तो उसने पूछा क्या हमसे? बॉन्ड के लिए चेक पूछा है सिर्फ सर। चेक पूछा हुआ है, वो तो नोट डाल के मैंने आपको बता अच्छा, दिया अच्छा। कि बॉन्ड में सेफ्टी कैसे होगी, लेकिन उसने सिर्फ चेक फॉर बॉन्ड पूछा है, वेदर इट इज सेफ और नॉट। ठीक है, तो अच्छा। आपको तो सिर्फ ये बताना है कि सेफ है या नहीं। तो क्या था, हाँ, ये तो ठीक। अनसेफ था। हाँ सर, आंसर था। आपका sir, क्वेश्चन unsafe। आपका क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया था। मैंने यहाँ देखा भी आंसर, देखिए। समझ गए सर। सर हाँ, ये तो नोट डाल के मैंने एक्स्ट्रा बताया हुआ है। ओके, ओके सर। ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ, अब देखिए डेवलपमेंट लेंथ, बॉन्ड समझ में आया? आ गया समझ में यस बॉन्ड। सर। ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ क्या है? डेवलपमेंट लेंथ से क्या मतलब समझते हैं? मतलब बॉन्ड को ही बढ़ाने के लिए क्या करते हैं सर कि थोड़ा बेंडिंग टाइप। हाँ, बॉन्ड को बढ़ाने के लिए देखिए, जाहिर सी बात है, जितनी ज्यादा बार एम्बेडेड होगी कंक्रीट के अंदर, बॉन्ड में फेलियर उतना कम होगा। भाई बॉन्ड तो क्या है, अगर पेरीफेरी का सरफेस का कांटेक्ट जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड में उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। हाँ सर। यस सर। और वो कैसे होगी, जब बार को आप ज्यादा से ज्यादा कंक्रीट में एम्बेड कर देंगे। बोलिए। हाँ Yes, सर, sir. बिल्कुल। तो डेवलपमेंट लेंथ देखिए, डायग्राम से भी क्लियर है। डेवलपमेंट लेंथ इज द मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड इन कंक्रीट टू बी एम्बेडेड in concrete so that the strength of reinforcement in bond is not less than the strength of reinforcement in tension। भाई यही तो होगा। बताइए, बॉन्ड में फेल करने के चांसेस कब ज्यादा रहेंगे, टेंशन में ज्यादा रहेंगे या कंप्रेशन में ज्यादा रहेंगे, ये बताइए। टेंशन में सर। ऑब्वियसली टेंशन में जब बार को खींचने की कोशिश की जाएगी बाहर की तरफ, तो ही ज्यादा फेलियर के चांसेस रहेंगे। तो यही तो क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट इन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट इन बॉन्ड इज नॉट लेस देन द स्ट्रेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट इन टेंशन। ये जो टी फोर्स लग रहा है, ये कम होना चाहिए किससे, जो बॉन्ड की वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा है उससे। बोलिए। हाँ सर, परमिसिबल से कम होना चाहिए। तो इसी लेंथ को, जितनी लेंथ आप मिनिमम लेंथ आपको रिक्वायर्ड है, ये देखिए टाउ बीडी, तो ये वाला फोर्स कब बढ़ेगा, जब एम्बेडेड लेंथ बढ़ेगी। हाँ सर, जाहिर। यस सर। हाँ, जाहिर सी बात है, ये एम्बेडेड लेंथ ही तो डेवलपमेंट लेंथ कहलाती है। तो अब ये बताइए कि
ये लेंथ जो फोर्स बढ़ेगा, अगर मुझे इसको ज्यादा रखना है और इसको कम रखना है, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, एक मिनिमम लेंथ बतानी पड़ेगी। तो वो जो लेंथ है वो टोटल फोर्स कैसे निकलेगा, देखिए इसकी जो टोटल सरफेस एरिया है कंक्रीट का और रीइंफोर्समेंट का आपस में, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, स्ट्रेस से, टाउ बीडी से, बोलिए। हाँ सर। तो हमारे पास टोटल फोर्स इन डेवलपमेंट लेंथ वाला फोर्स पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेस वाला, चल जाएगा पता सर। है ना। और ये फोर्स किससे ज्यादा होना चाहिए, टी से ज्यादा होना चाहिए, बताइए। हाँ ठीक है, तो ये चीज हमें करनी है। फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, let us consider a steel bar embedded in concrete as shown in figure. The bar is subjected to a tensile force T. अब देख लीजिए, due to this tensile force the steel bar will tend to come out. स्टील बार क्या कोशिश करेगी, बाहर आने की कोशिश करेगी, एंड स्लिप आउट ऑफ कंक्रीट, स्लिप करेगी। दिस टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग इज रजिस्टर्ड बाय द बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप्ड ओवर द सरफेस ऑफ बार। बोलिए, इसी बॉन्ड स्ट्रेस ही तो इसको रजिस्ट करेगी। यस सर। तो पहले तो ये देख लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट इन टेंशन कितनी होती है, टेंशन में कितनी स्ट्रेंथ होगी बताइए, जो टेंशन में पॉइंट, स्ट्रेस, हाँ स्ट्रेस इनटू पाई बाय 4 एरिया, देखिए यही तो होगा। और Yes, इस sir. बार का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कहलाएगा, पाई बाय 4 फाई स्क्वायर कहलाएगा कि नहीं। यस सर। हाँ और सर। इसकी टेंसाइल स्ट्रेस कितनी होगी, 0.87 एफ यस सर। है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट इन बॉन्ड कितनी होगी ये बताइए, बॉन्ड स्ट्रेस इनटू एरिया, और कौन सा एरिया होगा यहाँ पर, पेरीफेरी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा। हाँ सर। है ना। बार जो है सिलेंड्रिकल है, तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो होता है 2 पाई आर एच, यस यस सर। सर, हाँ सर। 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर को तो हम पाई फाई लिख देंगे, और एच कितना है उसका, वही सर जितना अंदर इम्बेड किए हैं सर। हाँ जितनी लेंथ आपने एम्बेड की है। ठीक है, तो ये बताइए, ये कंडीशन है, फॉर डेफिनेशन से क्लियर है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन टी शुड बी लेस देन टीबीडी। टीबीडी मतलब फोर्स डेवलप ड्यू टू बॉन्ड स्ट्रेस, तभी तो स्लिपिंग बचेगी। हाँ सर। यस सर। यस हाँ, सर। तो यहां से जैसे ही हम फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो कंडीशन आएगी कि एल डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.87 FY5 अपॉन 4 टाउ BD। बोलिए, समझ में आया। यस सर। हाँ सर, Yes, sir. समझ गया सर। ओके, तो एल डी इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट लेंथ। एल डी क्या है, डेवलपमेंट लेंथ यही है। Development it is the minimum length of bar which must be embedded in concrete beyond any section to develop its full strength. बॉन्ड में ये फेल ना करे उसके लिए मिनिमम इतनी लेंथ जो है वो एक्स्ट्रा चाहिए ही होती है जो हमें प्रोवाइड करनी है। बोलिए, इतनी बात समझ में आई। यस सर। ठीक है, और ये क्या होगी, ये एक्स्ट्रा लेंथ होगी, हाँ ना। एल डी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंकरेज लेंथ इन केस ऑफ एक्सियल टेंशन और एक्सियल कंप्रेशन। ठीक है, अब एक चीज देखिए यहां समझ लीजिए कि ये जो डायग्राम है, अगर ये कैसा है, ये एक्सियल टेंशन का केस है कि नहीं है, हाँ सर, एक्सियल टेंशन है ना। तो ये तो सीधी सीधी निकल आएगी, अगर मैं Yes. फोर्स बढ़ेगा तो मैं तो सीधे सीधे बाहर निकल आएगी ना। तो अगर मैं इसको सीधा ना रख के इसको थोड़ा बेंड कर दूं, एंकर कर दूं, थोड़ा सा एंकरिंग करना मतलब बेंड करना, तो अगर मतलब मैं इसको हुक कर देना ना सर। हुक कर देना, बेंड कर देना, तो ज्यादा सेफ्टी रहेगी, तब ज्यादा है ना रजिस्ट कर पाएगा। तो इसलिए एक्सियल टेंशन या कंप्रेशन के केस में इसको क्या करते हैं, एंकरेज बार भी बोल देते हैं, एंकरेज लेंथ भी बोल देते हैं। ठीक है, और वैसे क्या है, डेवलपमेंट लेंथ ही है, एक ही डेफिनेशन है, वही चीज है। बोलिए। ठीक है। तो हाँ, तो कोई कहेगा कि सर डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, एंकरेज क्या होती है, एक ही चीज होती है। लेकिन अगर एक्सियल कंप्रेशन या एक्सियल टेंशन का केस है तो इसे एंकरेज लेंथ बोल देते हैं, और अगर फ्लेक्चरल टेंशन और फ्लेक्चरल कंप्रेशन का केस होता है तो इसे क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट Anchorage. लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ। सिंपल डेवलपमेंट लेंथ है ना। फ्लेक्चरल टेंशन फ्लेक्चरल कंप्रेशन तो समझते होंगे ना, हाँ सर, इसेंट्रिसिटी। बेंडिंग वाला। ठीक है, जो बेंडिंग वाला टेंशन फोर्स डेवलप होगा तब फिर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब फिर जो है वो डेवलपमेंट लेंथ ही काम करेगी। और अगर एक्सियल टेंशन का केस है
तब फिर उसे क्या बोलेंगे, एंकरिंग, थोड़ी सी एंकरिंग कर देंगे। फॉर्मूला वही होगा डेवलपमेंट लेंथ का। ये देखिए कोड में भी दे रखा है, आप डिराइव करें ना करें, कोड में ये फॉर्मूला दे रखा है। कौन से पेज पर देखिए जरा, कोई देखिए एक बार कौन से पेज पर है, मुझे याद नहीं है। आईएएस कोड में फॉर्मूला डेवलपमेंट लेंथ का दे रखा है, किसी को पता है किस पेज पर है? वैसे छोटे छोटे फॉर्मूला इनको याद रखा करिए। बोलिए। टी बाई टाउ बी डी इंटू पाई इंटू डी। क्या दे रखा है? आईएएस कोड में सर एक कॉपी समथिंग देख रहा हूं। मैं देख के बताऊं क्या? एक मिनट। 42 पे है सर। पेज नंबर 42 पर है, देखिए एक बार। सबको मिला क्या? हाँ मिला सर, हम आगे चेक कर रहे थे सर। हाँ, क्या फॉर्मूला है? एल डी बराबर दिया हुआ सर 5 इंटू सिग्मा एस बाई 4 टाउ बी टी। हाँ, सिग्मा एस क्या होता है? सिग्मा एस यहाँ पे 0.87 f by। स्ट्रेचिंग बार सेक्शन, मतलब डिजाइन लोड के कारण। हाँ, हम लोग इसको 0.87 FY बोलते हैं, फैक्टर जो भी वैल्यू होती है 1.15 डिवाइड करेंगे। जब इसको FY को जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 0.87 FY आता है। हाँ सर, है ना? तो ये फॉर्मूला है, कोड में आपको दे रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना? और याद करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड फॉर Fe415 स्टील एंड M25 कंक्रीट फॉर द रीइंफोर्समेंट इन टेंशन एंड कंप्रेशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डेवलपमेंट लेंथ बतानी है M25 कंक्रीट के लिए फॉर टेंशन एंड कंप्रेशन। तो टेंशन में कितना है देखिए, एलडी का फॉर्मूला तो वही है 0.87 FY 5/4 टाउ बीडी, बट फॉर बार्स इन टेंशन टाउ बीडी आप कितना लेंगे? 60% इंक्रीज करके 1.4 पहले से है। हाँ, 60% इंक्रीज। ओके, हाँ सर 60% 1.6 increase इंटू कर देंगे, है ना? तो ये कितना होगा? 2.24 हो गया। यस हाँ सर। बताइए। तो यहाँ से एल, यहाँ फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे तो एलडी कितना आया? 40.35। अब फाइव तो आपको दे नहीं रखा था कितना डाया है, लेकिन हाँ कम से सर, नहीं कम, दिया। हाँ, तो डाया के टर्म्स में ही आपने डेवलपमेंट लेंथ पता कर ली, कितनी आई है? 41.5 इसको मान लिया। हाँ, मतलब इतनी मिनिमम डेवलपमेंट लेंथ आपको इस पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील के लिए प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, है ना, इन केस ऑफ टेंशन। बोलिए, समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब हाँ सर। अब हाँ, कंप्रेशन का केस देख लीजिए। बार कौन सी है? HYSD बार है। हाँ सर, HYSD तो वो कहता है कि HYSD बार के लिए या फिर टेंशन में हो तो 60% इंक्रीज करते हैं, लेकिन HYSD बार भी हो तो भी कितना इंक्रीज करते हैं? 60% ही करते हैं। हाँ 60%। और अगर कंप्रेशन हो तो एक्स्ट्रा कितना करते हैं? 25%। तो दो फैक्टर समझ में आए ना कौन कौन से हैं? एक तो HYSD बार के लिए, यहां जो था वो HYSD भी मान सकते हैं और टेंशन भी वो मान सकते हैं। माइल्ड स्टील भी होता तो भी क्या करते? टेंशन के केस में कितनी वैल्यू कंसीडर करते? माइल्ड स्टील केस में 1.4 ही लेते सर। हाँ, 1.4 ही लेते, सॉरी। वो तो टेबल जो दे रखी है वो टेंशन के लिए ही दे रखी है, तो उसमें बोला है HYSD बार के लिए कितना इंक्रीज करना पड़ता है आपको? 60% सर। लेकिन कंप्रेशन के केस में उसने बोला है कोई ये नहीं है, कंप्रेशन के लिए ही आपको कम से कम 25% इंक्रीज करना है। तो पहले तो हमने माइल्ड स्टील की जगह Fe415 इस्तेमाल की है, उसका 1.6, और दूसरी बात कंप्रेशन में इसलिए 1.25 और यूज की हुई है। समझ में आया? हाँ सर, समझ रहे हैं। तो टाउ बीडी आ गया तो एलडी भी आ जाएगा। कितना आया है एलडी? 32.235। हाँ, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 33.5 यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? डेवलपमेंट लेंथ, एक्चुअली डेवलपमेंट लेंथ के डेवलपमेंट लेंथ के क्वेश्चन आपके यहाँ मतलब डायरेक्ट नहीं आते। जब हम स्लैब के क्वेश्चन करेंगे या फाउंडेशन के क्वेश्चन करेंगे तो वहां डेवलपमेंट लेंथ के लिए चेक परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है, शेयर का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, लेकिन डेवलपमेंट लेंथ का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता। वो क्या करता है कि डेवलपमेंट लेंथ के कॉन्सेप्ट को किसमें यूज करवाएंगे? फाउंडेशन में या फिर स्लैब में। हाँ, स्लैब में, तो वहां इस्तेमाल करना होगा हमें। ठीक है, वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन है क्या? कुछ नहीं।
नहीं सर, क्वेश्चन तो इजी है। कैलकुलेट डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड फॉर M25 कंक्रीट फॉर बार्स इन टेंशन, टेंशन में ही यूज करना है, फॉर माइल्ड स्टील एंड फॉर HYSD बार्स। तो माइल्ड स्टील के लिए तो बहुत सिंपल है, सीधे 1.4 ही इस्तेमाल कर लेंगे आप। हाँ सर। लेकिन अगर HYSD बार है तो 1.6 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। बाकी सब तो वही है, FY की जगह 250, यहाँ 415, ठीक है। तो यहाँ से LD कितनी आई 39.5 और यहाँ से कितनी आई है 41 एक चीज तो यहाँ से क्लियर समझ में आ रही है कि डेवलपमेंट लेंथ इन माइल्ड स्टील इज लेस देन दैट ऑफ इन HYSD बार्स। मतलब क्या है, माइल्ड स्टील में कम डेवलपमेंट लेंथ देंगे सर, और माइल्ड स्टील में डेवलपमेंट की लेंथ ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक टेबल है, सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके दी हुई हैं। बोलिए, ये समझ में आ रही है? हाँ सर समझ रहे हैं। ये इसी तरीके से कैलकुलेट की हुई है, देखिए लिखा भी है M25 के लिए, सारे ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के लिए M15 से लेके सब 25 तक ये वैल्यूज आपको मेंशन की हुई हैं, ठीक है। बोलिए। ठीक है सर। तो ये वैल्यूज हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सब जो है ना वैल्यूज, ये किसके लिए है, सिंगल बार के लिए है। हाँ यस यस सर। सर। हाँ सर। तो अगर 2 बार्स एक साथ कांटेक्ट में यूज की जा रही हैं तो फिर क्या करेंगे, 10% बढ़ाएंगे सर। 10%। 3 बार अगर कर रहे हैं तो 20%। और अगर 4 बार या इससे ज्यादा एक साथ कांटेक्ट में यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। ये बात समझ में आई है? हाँ सर समझ रहे हैं। ठीक है। एंकरेज फॉर रीइंफोर्समेंट बार्स क्लॉज, ये IS कोड के कुछ क्लॉज हैं जो आपने देख लेने हैं। 26.2.2 है IS 45 से, पेज नंबर 43 देखिए। यस सर, मिल गया। ठीक है। हाँ सर। तो क्या कह रहे हैं कि एंकरिंग बार्स इन टेंशन, एंकरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डिफॉर्म्ड बार्स। आपको नहीं लगता कि अगर कॉरुगेटेड बार्स होंगी या डिफॉर्म्ड बार्स होंगी तो बॉन्ड स्ट्रेस ज्यादा होगी? हाँ सर, वही क्वेश्चन था सर कि रिब्स वगैरह तो रहता है सर HYSD में, फिर भी सर तो फिर जो है एंकरिंग की जरूरत होगी क्या? होगी सर, एंकरिंग कम होगी। कब होगी, है ना। एंकरिंग फिर नहीं हम जनरली करते हैं, तो यही लिखा हुआ है कि एंकरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डिफॉर्म्ड बार्स, ओनली डेवलपमेंट लेंथ इज सफिशिएंट। समझ में आ रहा होगा कि डेवलपमेंट लेंथ क्या है और एंकरिंग क्या है? हाँ समझ रहे हैं सर। ठीक है। एंकरिंग इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्लेन बार्स इन फॉर्म ऑफ बैंड्स और हुक्स। किसकी फॉर्म में चाहिए? प्लेन बार्स के केस में इसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। यस सर। हाँ ठीक सर, है। उसका तो ग्रिप जो कम रहता है। बैंड्स हैं उनका क्या क्या क्राइटेरिया है? हर 45 डिग्री बैंड के लिए आप कितनी एनकरेज वैल्यू प्रोवाइड यूज करते हैं? 4-5। फॉर एग्जांपल 90 डिग्री का बैंड आपको जो दिख रहा है, सपोज करिए कैंटिलीवर बीम मैंने बनाई है और कैंटिलीवर बीम में रिइंफोर्समेंट टेंशन जोन ऊपर होगा, तो मैंने जो बार ऊपर प्रोवाइड की हुई है, ऐसा तो है नहीं कि मैं उसको सीधा छोड़ दूंगा बस प्लेन बार एग्जैक्टली यूज कर लूंगा भाई, उसको एंड पर जो उसका सपोर्ट है उसमें 90 डिग्री का एक बैंड बना दूंगा। बना सकता हूं? यस सर, बना सकते हैं। हाँ, जिससे बैंड होने पर वो बाहर ना निकले, तो इसलिए क्या करते हैं कि 90 डिग्री का एक बैंड बना देते हैं। तो वो 90 डिग्री के बैंड के लिए एनकरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8.5 होता है सर। ये फॉर्मूला है जो कोड कहता है कि हर 45 डिग्री के लिए आप कितना करोगे? 4-5। अब अगर मुझे यू हुक बनाना है, प्रोवाइड करना है, तो यू हुक के लिए कितना हो जाएगा? 16.5 है ना। यहाँ 180 डिग्री का टर्न हो गया, तो कितना हो जाएगा? चलिए 180 डिग्री। हाँ, तो एंकरेज वैल्यू ऑफ अ स्टैंडर्ड, किसी की आवाज आ रही है माइक थोड़ा सा। द एंकरेज वैल्यू ऑफ अ स्टैंडर्ड यू टाइप हुक शेल बी इक्वल टू कितना? 16.5। एंकरेज बार्स इन कंप्रेशन। अब एंकरिंग कंप्रेशन में बात करें तो एंकरेज लेंथ ऑफ बार्स इन कंप्रेशन इज इक्वल टू द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार्स इन कंप्रेशन।
कंप्रेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी क्या? बोलिए, बहुत कम जरूरत पड़ेगी। तो वो उस केस में एंकरेज लेंथ कितनी हो जाती है? डेवलपमेंट लेंथ के बराबर। डेवलपमेंट लेंथ के बराबर। द कंप्रेशन बार्स रिक्वायर, द कंप्रेशन बार्स रिक्वायर नो स्पेशल एंकरेज अरेंजमेंट। समझ में आ रहा होगा कि क्यों ऐसा करते हैं, कंप्रेशन में क्यों नहीं जरूरत है। हाँ सर, कंप्रेशन में स्लिप का चांस कम है सर। हाँ, स्लिप का चांस कम रहेगा, है ना, बस ये है, उसमें जगह ही नहीं है उतनी, वही जगह है, वहां स्लिप का चांस रहेगा ही नहीं। लेकिन टेंशन के केस में जगह अवेलेबल है, बाहर आने के लिए उसके बहुत सारी जगह अवेलेबल है, तो फिर उस केस में इसलिए एंकरेज की जरूरत पड़ती है। बोलिए, ये सब समझ में आया? आ गया समझ में सर। यस सर। ठीक है, ये कुछ कर्टेलमेंट का कंडीशंस हैं, ये आप लोगों ने एक बार देखनी है। ठीक है, मैं इसको आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये 3-4 पेज हैं, आप लोग एक बार इनको स्टडी कीजिएगा, समझ में आता है तो ठीक, नहीं समझ में आता है तो मैं डिस्कस करूंगा इसको अच्छे से। ठीक है, कुछ कोडल रिकमेंडेशंस हैं रिगार्डिंग कर्टेलमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट। कर्टेलिंग का मतलब होता है क्या, जानते हैं कर्टेलिंग का क्या मतलब होता है? कटौती। बताया तो कटौती। सर कि आधा काट के ऊपर कर देते हैं। हाँ, कट कर देते हैं, जहां जहां बेंडिंग मोमेंट क्या है, कम होगा, वहां क्या कर देंगे, कर्टेलिंग कर देंगे सर। कर्टेलिंग कर देंगे। जहां नेगेटिव बेंडिंग, अच्छा, रीइंफोर्समेंट कहां प्रोवाइड करते हैं, जहां नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है या पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है? निगेटिव तरफ करेंगे क्या सर? नेगेटिव की तरफ, है ना, तो इसलिए जहां जहां नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है वहां रीइंफोर्समेंट करते हैं। अब अगर बेंडिंग मोमेंट कम हो जाए तो फिर क्या करेंगे, वहां से रीइंफोर्समेंट को कट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर। हाँ, तो कर्टेलमेंट के कुछ प्रोविजंस हैं जो आप लोगों ने स्टडी करने, देख लेने एक बार, उसके बाद डिस्कस तो हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, इतना समझ में आया जो आज का पढ़ाया हुआ है? यस सर। ठीक है, तो अगले क्लास में आपका बॉन्ड एंड डेवलपमेंट यानी ये चैप्टर पूरा ही खत्म हो जाएगा, और कॉलम मेरा आधा, मतलब कॉलम का पार्ट खत्म हो ही गया है। उम्मीद करिए कि मंडे से, मतलब मैं आऊंगा ही, तो फाउंडेशन फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी ऑनलाइन तो फाउंडेशन पढ़ाने की जरूरत है नहीं। नहीं। हाँ, फाउंडेशन ऑनलाइन मत पढ़िए, फाउंडेशन क्लास में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है तो उसको क्लास में ही पढ़ते हैं, स्लैब और फाउंडेशन क्लास में ही पढ़ेंगे। और जिन लोगों की मतलब क्लासेस ऑफलाइन होंगी, बाद में फिर उनको बाद में पढ़ा देंगे, लेकिन टेस्ट में आएगी तो फिर आपको क्लास ऑफलाइन करनी चाहिए कायदे से, क्योंकि एग्जाम तो देना ही है। एग्जाम देने के लिए आप गया में आओगे ही आओगे, ऐसा तो है नहीं आओगे।